करवाए की गारंटी के साथ। यदि इस क्लास से नहीं आए एमसीक्यू तब कहना वीडियो में आके जो मन आए वो कह के जाना, लेकिन वीडियो को पूरा देख लेना। यहीं से आएंगे, चलते हैं वीडियो की ओर। जय हिंद, हिंद की जय। कैसे चल रही बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी? आपकी तैयारी को मजेदार इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चित्रकला के वो क्लास जो आपको बोर्ड एग्जाम में 20 में 20 एमसीक्यू करवाएगी गारंटी के साथ। यदि इस क्लास से नहीं आए एमसीक्यू तब कहना वीडियो में आके जो मन आए वो कह के जाना, लेकिन वीडियो को पूरा देख लेना। यहीं से आएंगे, चलते हैं वीडियो की ओर, ठीक है। तो देखो, हम लोग एमसीक्यू के टाइप पे करेंगे और फिर भी उसके साथ में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते रहेंगे। तो सबसे पहले पूछेंगे कि कला हम लोगों ने ले लिया, अब हमें मालूम नहीं है कि कला शब्द जो है किस भाषा से आए। ये एमसीक्यू देखो आता है भाई, ये आया भी है। तो कला शब्द किस भाषा का है? यदि पूछा जाए कि कला शब्द किस भाषा का है तो बताइए, बताते रहना कमेंट बॉक्स में, कमेंट करते रहना, रिकॉर्डेड देख रहे हैं तब भी। तो देखो, कला शब्द किस भाषा का है तो याद रखना कला शब्द संस्कृत भाषा का है। किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो, कला शब्द किस भाषा का है इसको हमने देख लिया कि कला शब्द संस्कृत भाषा का है। अब पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि चित्रकला के कितने अंग हैं? क्या पूछा जाए? चित्रकला के कितने अंग हैं? तो हम लोग क्या बताएंगे? जल्दी से देखकर बताओ, आप लोग जल्दी जल्दी बताओ, स्क्रीन पे देखते रहो और बताते रहो। तो चित्रकला के पूछा जाए तो चित्रकला के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं, ठीक। इसको याद रखना। इसके बाद आगे चलते हैं। तो देखो, उसके बाद सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? ये तो सबको मालूम है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तुरंत बताइए कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग? 7 रंग होते हैं ना। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कि तटस्थ रंग क्या होते हैं, यानी कि कितने होते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बताइए, तुरंत बताइए कि तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो तटस्थ रंग मैं आपको बता दूं, तटस्थ रंग 2 होते हैं। कौन कौन से? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। अब कौन कौन से होते हैं इसको भी देख लिया जाए। तो पहला आता है काला और दूसरा क्या है? सफेद, ठीक। तटस्थ रंग कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं? काला और सफेद, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बिना ब्रश की सहायता से कौन से रंग किए जा सकते हैं? क्या पूछा कि बिना ब्रश की सहायता से कौन से रंग किए जा सकते हैं? जल्दी जल्दी बताइए। देखो, आप लोगों ने बचपन में पेंसिल वाले रंग लिया है, पेंसिल वाले कलर, उसमें से कलर करते हैं तो उसमें ब्रश की आवश्यकता होती नहीं है ना, उसमें ब्रश की आवश्यकता नहीं होती। तो पेंसिल वाले कलर को क्या कहा जाता है? पेस्टल कलर। क्या कहा जाता है? पेस्टल रंग। तो पेस्टल रंग को पेस्टल रंग करने के लिए ब्रश की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक रंग या फिर मूल रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंग या मूल रंग कितने होते हैं? ये तो आप सभी को मालूम होगा कि प्राथमिक रंग या फिर मूल रंग 3 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इसको भी हम लोग देख लें। तो देखो, प्राथमिक रंग 3 होते हैं। प्राथमिक रंग बोलो या फिर मूल रंग बोलो, कौन कौन से हैं? लाल है, नीला, पीला। लाल, नीला, पीला कौन से? मूल रंग या फिर प्राथमिक रंग बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो आगे अगला क्वेश्चन है मुख्य या फिर प्राथमिक। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया ना, दूसरा थोड़ा सा लैंग्वेज बदल गया। मुख्य बोलो, प्राथमिक बोलो, मूल बोलो। मुख्य बोलो, प्राथमिक बोलो, मूल बोलो। कितने होंगे? 3 होंगे। कौन कौन से? लाल, नीला, पीला। ये तो आपको मालूम ही है ना, लाल, नीला, पीला अभी हमने बताया ही है। इसके बाद देखते हैं अगले नंबर पे कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो बताइए द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो द्वितीयक रंग भी देखो, प्राथमिक रंग 3, तो द्वितीयक रंग भी कितने होंगे? 3 होंगे। कितने होंगे? 3। कौन कौन से? तो देखो, बैगनी, हरा, नारंगी। प्राथमिक रंग 3, लाल, नीला, पीला। द्वितीयक रंग कितने? 3, बैगनी, हरा, नारंगी। अब अगले नंबर पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो वैज्ञानिक चक्र के अनुसार कितने रंग होते हैं? जल्दी से बताइए कि वैज्ञानिक रंग चक्र के अनुसार, ठीक, वैज्ञानिक रंग चक्र के अनुसार कितने रंग होते हैं? तुरंत बताइए आप लोग। तो वैज्ञानिक रंग चक्र के अनुसार 6 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 6 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको भी हम लोग देख लें। लाल, नीला, पीला, हरा, बैगनी, नारंगी, यानी प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग 3 थे, दोनों को मिलाने पे कितने बने? 6। यानी प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? वैज्ञानिक रंग चक्र, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं।
ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार, किसके अनुसार? ओस्टवाल्ड रंग चक्र के अनुसार, ओस्टवाल्ड रंग चक्र के अनुसार कितने रंग होते हैं? तुरंत बताइए आप लोग, ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड रंग चक्र के अनुसार 8 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको भी देख लिया जाए ना। तो देखो, लाल, नीला, पीला, हरा, बैंगनी, नारंगी, यहां तक हमने देखा था कि ये क्या है? वैज्ञानिक रंग चक्र। इसमें हमने धानी और आसमानी, यानी वैज्ञानिक रंग चक्र में धानी और आसमानी दो जोड़ा क्या बन गया? ओस्टवाल्ड रंग चक्र के अनुसार 8 रंग बन गए। ठीक, अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि छत को अलंकृत करने के लिए किस आलेखन का प्रयोग करते हैं? भाई ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि छत को अलंकृत करने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा सब आए हुए, इससे बाहर नहीं आएगा। 20 में एमसीक्यू यहीं से आएंगे, देख लेना। ठीक, तो छत को अलंकृत, जैसे ये छत है, अब इसको क्या करवाना है? पीओपी करवाई जाती है ना, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस करवा के डिजाइन बनवाते हैं। तो बीच में कहीं बनवाते हैं जहां पे पंखा उनका लगा रहता है, घर के बीच में, यानी दीवार में बीच में आंगन है तो उसमें बीच में, तो कहां पे करवाते हैं? बीच में। अब देखो ये जैसे कि ऐसे है, ठीक है, ऐसे आपका गुम्बद बना हुआ है घर पे, यानी है घर ऐसा बना हुआ है गोल, तो इसके बीच में बनवाया, ये क्या हुआ? ये वृत्त है एक हिसाब से, तो इसके बीच में इसे क्या बोलेंगे? केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केंद्र बोलेंगे। इतना तो समझ में आता ही होगा। तो ये कौन सा आलेखन हो जाएगा? केंद्रीय आलेखन। ठीक, तो छत को अलंकृत करवाने के लिए किस आलेखन का प्रयोग करते हैं? केंद्रीय आलेखन का। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला कि किनारी डिजाइन किसमें की जाती है। इसको तो सब लोगों ने बचपन में किया ही होगा, है ना। किनारी डिजाइन किसमें की जाती है? साड़ी का किनारा बनाया होगा सबने, है ना। तो किनारी डिजाइन किसमें की जाती है? साड़ी में। ठीक, अगले नंबर पे चलते हैं हम लोग। अगले नंबर पे क्या है? तो अल्पना का जन्म कहां हुआ? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी कर लो, ये भाई बहुत बार पूछा। देखो अल्पना है क्या? एक शैली, यानी कि स्वेटर बिनना, इस तरीके की काम को क्या कहा गया? अल्पना, एक नाम दिया गया। इसका जन्म कहां हुआ? इसको याद रखना, बंगाल में। अल्पना का जन्म कहां हुआ? बंगाल में, इतना याद रखना। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अब चित्रकला किस श्रेणी में आता है, इसको पूछा है। इसने पूछा है चित्रकला किस श्रेणी में आता है? श्रव्य में, नृत्य में, शिल्प में, शिल्प कला में, या फिर दृश्य में। श्रव्य का अर्थ होता है सुनने में, नृत्य का अर्थ होता है नाचने में, शिल्प कला का अर्थ होता है बनाने में, यानी वो शिल्प कला का अर्थ होता है कि कोई बना हुआ उसको देखना, दृश्य का अर्थ होता है देखना। तो देखो इधर सुनो, चित्रकला किसमें काम आता है? देखने के लिए ना। चित्र हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं? सुनते हैं क्या? नाचते हैं क्या? नहीं, दृश्य यानी देखने की श्रेणी में आता है ना। तो अगले नंबर पे आते हैं। अगला नंबर क्या है? बादामी गुफा कहां पाई जाती है? भाई आईएमपी क्वेश्चन, बादामी गुफा कहां पाई जाती है? तो कहां पाई जाती है? औरंगाबाद में। बादामी गुफा कहां पाई जाती है? औरंगाबाद में। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बोधिसत्व वज्रपाणी किस शैली के अंतर्गत आता है? इसको भी आईएमपी कर लेना, बहुत बार पूछा हुआ है। तो बोधिसत्व वज्रपाणी किस शैली के अंतर्गत आता है? तो गुप्त शैली के अंतर्गत नहीं आता, मौर्य शैली के अंतर्गत नहीं आता, गुफा या शैली के अंतर्गत नहीं आता, गांधार शैली के अंतर्गत आता है। और कहां पे है ये? अजंता की गुफा के अंदर वो गांधार शैली है। ठीक, तो इसको याद रखना कि बोधिसत्व वज्रपाणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आते हैं? गांधार शैली, जो कहां पे उपयोग की गई है? अजंता की गुफाओं में। ठीक, अब देखो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है? तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग करते हैं? ये बताइए, तुरंत, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड सब क्वेश्चन है, संभावना इनकी है इन्हीं से आएगा। तो तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग करते हैं? सरसों के तेल का। क्यों बताओ? जब चित्र बनाया जाता है तो किस तेल का प्रयोग किया जाता है? सरसों के तेल? नहीं। सूरजमुखी का तेल? नहीं भैया। नारियल का तेल? बिल्कुल नहीं। किस तेल का प्रयोग? तारपीन के तेल को। ठीक है, तो तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग? तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो अगले नंबर पे क्या है? अगले नंबर पे आता है वाट्समैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में किया जाता है? वाट्समैन पेपर का वो प्रयोग किस माध्यम में किया जाता है? जब हम लोग आर्ट वाली कॉपी खरीदते हैं तो उसके साइड में, हर पेज के साइड में एक पतला सा पेपर होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? वाट्समैन पेपर। क्या बोलते हैं? वाट्समैन पेपर। क्यों होता है? जब हम लोग क्या कहते हैं, पानी वाले रंग, जल रंग को करते हैं
तो उसके वो क्या हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, तो उनको उसके ऊपर उसको वर्ट्समैन पेपर को रख दिया जाता है, तो जिससे उसका पानी जल्दी से क्या हो जाए, वो अवशोषित कर ले और उसको क्या कर दे, सुखा दे। तो वर्ट्समैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है, तो जल माध्यम में, यानी जल रंग में होता है ना, ये तो समझ में आया ही। इसके बाद हम लोग देखते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। वो अब क्वेश्चन समाप्त, टॉपिक है थोड़ा, इनको आईएमपी है, इनको याद रखिएगा। देखो, राष्ट्रीय ध्वज से भी रिलेटेड अब की बार उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला है कि क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा बोलते हैं, लेकिन ये तिरंगा होता नहीं है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, तिरंगा। इसे क्या बोलते हैं, तिरंगा, लेकिन ये तिरंगा है नहीं, ठीक। ये गलती बोर्ड एग्जाम में मत करके आनी, ये तिरंगा नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो ये केसरिया रंग है, ये हरा रंग है, ये सफेद रंग है, ये 3 रंग तो हो गए ना। अब ये बीच में नीला, ये तो 4 रंग का हो गया, है ना, इसमें तो 3 से ज्यादा हो गए। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कैसा होता है, बहुवर्णीय होता है। इसको याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं है, 3 रंग का नहीं है, बहुवर्णीय है, कई वर्ण है, ठीक, 4 रंग है, ठीक। और इसमें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है, क्या अनुपात, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। इसकी लंबाई है 3, इसकी लंबाई क्या है 3 और चौड़ाई क्या है 2, ठीक है। तो इसी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यानी 3:2। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अनुपात कितना है, 3:2, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने की, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने की, तो आंध्र प्रदेश के, भारत का एक प्रदेश है ना, भारत का एक राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। यहाँ के एक व्यक्ति थे, आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति कौन थे, यहां पे नाम लिखे दे रहा हूं, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी डिजाइन की, किसकी डिजाइन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की, ठीक है। अब भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच में क्या है, अशोक चक्र। कहां से लिया गया है, वाराणसी, काशी में जो सारनाथ का मंदिर है, सारनाथ का स्तूप है, वहां से लिया गया है, ठीक। अब इसका रंग कैसा है, तो दिख ही रहा है, नीला रंग है। इसमें कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। इतना तो कॉमन सा क्वेश्चन ना। अब ये देखो, संविधान सभा में ये भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपना राष्ट्रीय ध्वज कब माना गया, तो संविधान सभा में 22 जुलाई सन 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। कहा गया कि यही अपना भारत का राष्ट्रीय ध्वज होगा, ठीक। कब, 22 जुलाई सन 1947 को, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले नंबर पे। तो देखो, अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा रंग किस रंग का विरोधी होता है। इसको हम लोग ट्रिक से समझेंगे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे, ठीक, तो समझ में आएगा। देखो, इसके सामने, लाल के सामने क्या है, हरा, तो लाल का विरोधी रंग क्या हुआ, हरा। लाल का विरोधी रंग क्या होगा, हरा। यदि हरा का विरोधी रंग पूछ ले तो लाल, लाल का क्या है, हरा, हरा क्या है, लाल, ठीक। अब देखो, ये बैगनी है, इसको बना लेना, याद रखना, इससे बहुत क्वेश्चन सही होंगे आपके। अब देखो, ये नारंगी है, ये क्या है, नारंगी। नारंगी का विरोधी रंग कौन सा है, नीला। ये देखो इसके सामने का, तो नारंगी का विरोधी रंग कौन सा है, नीला, ठीक। नारंगी का विरोधी कौन है, नीला। यदि पूछा जाए कि नीला का विरोधी कौन है, तो नारंगी। ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि नारंगी नीला का, नीला नारंगी का एक दूसरे के पूरक हैं। अब इसके बाद देखो, पीला, ये पीला है, पीला के सामने क्या है, नीला। पीला के सामने क्या है, वो बैगनी है, कौन सा है, बैगनी। तो पीला रंग का विरोधी कौन सा है, बैगनी रंग। अब पूछा जाए बैगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो पीला रंग, है ना। इतना समझ में आया ही होगा। यही अभी मैंने बता दिया कि हरा का विरोधी लाल, लाल का विरोधी हरा, नीला का विरोधी नारंगी, नारंगी का विरोधी नीला, बैगनी का विरोधी पीला, हाँ, बैगनी का विरोधी पीला, तो पीला का विरोधी बैगनी, ठीक है। तो इसको बना लेना, तो इससे आपको सही हो जाएगा। अब इसी की सहायता से कौन से रंग किस रंग के मिश्रण से बनते हैं, इसको भी समझा दे ट्रिक से। तो देखो, अब देखो, ये तो विरोधी रंग देख लिया। अब रंग का निर्माण कैसे होता है, इसको देख लेते हैं। याद करने वाला कोई काम ही नहीं बचेगा, सब याद हो जाएगा अभी 2 मिनट के अंदर। देखो, रंग का निर्माण यानी रंग बनता कैसे है, तो देखो, ये लाल है और ये क्या है, पीला। ये दोनों लोग मिलके क्या करेंगे, ये और ये मिलकर के इसका निर्माण करेंगे, किसका, इसका। ये दोनों लोग मिलके किसका निर्माण करेंगे, नारंगी का। किसका निर्माण करेंगे, नारंगी का। देखो, लाल और पीला मिलके क्या बनाया, नारंगी बनाया।
अब देखो ये मिलके और ये मिलके किसका निर्माण करेंगे? बैगनी का। किसका निर्माण करेंगे? बैगनी का। तो लाल और नीला मिलके क्या बनाया? बैगनी बनाया। अब देखो, अब हम लोग क्या देखेंगे? नीला और पीला मिलके क्या बनाएंगे? हरा बनाएंगे। नीला और पीला मिलके क्या बनाएंगे? हरा बनाएंगे। ठीक, ये तो देख लिया। अब इसके बाद देखते हैं और क्या बनेगा। जब ये हरा बन गया तो हरा और क्या? नारंगी, इन दोनों को मिलाया जाए पीला बनेगा। तो हरा और नारंगी को मिलाते हैं तो पीला बनता है। इसके बाद हम लोग नारंगी को और बैगनी को मिलाते हैं तो लाल बनता है। यानी दो इधर उधर वाले मिलेंगे तो बीच वाला बनेगा। ठीक है, तो नारंगी और बैगनी को मिलाएंगे क्या बनेगा? लाल रंग बनेगा। यदि हम लोग बैगनी और हरा को मिलाएं तो नीला रंग बनेगा। यहां तक समझ में आया? ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बना लेना। याद रखना कि इधर वाला और इधर वाला मिलेगा तो बीच वाला बनेगा। ठीक है, और इसके सामने तो ये इसका, इसके सामने तो ये इसका विरोधी, इसके सामने ये इसका विरोधी। ठीक है, तो इसको याद रखना, इसको बना लेना। इससे विरोधी रंग भी पता चल जाएंगे और रंग का निर्माण किस किस चीज से होता है ये भी आपको पता चल जाएगा, कौन सा रंग किस चीज से बनता है। अब लास्ट में बचा हुआ है महत्वपूर्ण वो क्वेश्चन जो हरदम आता है, इसमें से 1 नंबर का आएगा बिल्कुल। ये पूछा करता है कि हल्की रेखाएं, हल्की मतलब पतली रेखाएं किस पेंसिल से खींची जाती हैं? तो हल्की रेखाएं एच पेंसिल से। कौन सी पेंसिल से? एच पेंसिल से। गहरी रेखा कौन सी पेंसिल से खींची जाती है? बी पेंसिल से। ठीक, अब पूछा जाए न ज्यादा हल्की होनी चाहिए न ज्यादा गहरी होनी चाहिए, तो एच क्या हो गई? पीएच स्केल देखा है? पीएच स्केल यानी कि साइंस में पढ़ा होगा पीएच स्केल। ठीक है, तो हल्की रेखाएं। यदि मोटी रेखाएं तो इसे क्या मान लेते हैं? बी, मोटी रेखाएं। अब ना हल्की हो ना मोटी हो तो इसके बीच में क्या आ जाएगा? एच बी। यदि हम लोग को क्या किया जाए, हम लोग क्या करें? यदि हमसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि हमको सबसे हल्की रेखा खींचनी है। कौन सी रेखा खींचनी है? सबसे हल्की रेखा खींचनी है। कौन सी रेखा खींचनी है? सबसे हल्की रेखा। तो इसमें जितना हम लोग बढ़ाएंगे, कितना बढ़ा सकते हैं? 9 तक बढ़ा सकते हैं। तो सबसे हल्की रेखा कौन सी होती है? 9H। कौन सी? 9H। इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसमें भी जिस तरीके से इसमें 9 भी कर देंगे तो सबसे पतली हो जाएगी, 9 भी कर देंगे तो सबसे पतली रेखा हो जाएगी। यदि पूछे कि बराबर न पतली न मोटी तो कौन सी? HB यानी कि माध्यम रेखा। इसको बढ़ाएंगे जितना, यानी 9 तक बढ़ाएंगे तो सबसे हल्की रेखा, और सबसे देखा जाए कि सबसे मोटी रेखा तो 9B। ठीक, इतना याद रखना। तो आई होप समझ में आया होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक हमारा दूसरा भी चैनल है जिसपे मोटिवेशनल सॉन्ग आते हैं, हर्षित वॉइस, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हिंद की जय।